हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगर देखा जाए तो ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक लेक्चर में नहीं कवर हो सकता था, इसलिए हमने 2 लेक्चर में कवर किए हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 में जो है सो हम लोग इसका नेक्स्ट जहाँ से बचेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम सुनकर ही लग रहा है कि डुअल नेचर है। तो डुअल नेचर किसका है? तो रेडिएशंस का है और मैटर का है। जनरली रेडिएशन, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सारे के सारे रेडिएशंस होते हैं। तो उनमें से खास करके हम लोग लाइट को लेकर चल रहे थे। इससे पहले हम लोग ने वेव ऑप्टिक्स के अंदर लाइट के बारे में सारी जो प्रॉपर्टी पढ़े थे वो वेव नेचर का था। लेकिन इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेव तो स्टडी कर ली है, पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे लाइट का, जनरली जिसको रेडिएशंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेडिएशंस। तो रेडिएशन मतलब रेडिएशन सा नाम सुनते ही आपको दिमाग में बस इतना ही आना चाहिए कि हम लोग लाइट को स्टडी करेंगे, सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में। तो रेडिएशंस जो जितने भी हैं उनका तो हम लोग वेव नेचर को पढ़ चुके हैं। जैसे कि इसका एक पहला नेचर तो ये है कि ये वेव नेचर है, और वेव नेचर को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कई सारे फिनोमेना पढ़ लिए हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर अगर देखेंगे तो बारी बारी से ये सारा लेक्चर दिया हुआ है उसमें। उसके बाद आया था डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये सारे के सारे फिनोमेनन जो है लाइट का वेव फिनोमेनन है। उसके बाद रेडिएशंस का अगर देख रही कि हम लोग वेव फिनोमेनन तो जान चुके कितना होता है, लेकिन इतना ही नहीं, जब ये सब बात तो चल रही थी, जैसे कि मान करके चलिए ये 1801 से स्टार्ट हुआ था, थॉमस यंग आए थे, उन्होंने इंटरफेरेंस दिया, उससे डिफ्रैक्शन आ गया, और उसके कुछ दिन बाद जो है सो पोलराइजेशन जो है सो एक्सप्लेन हो गया इसी के कंसेप्ट पे। और दुनिया ने मान लिया कि जो रेडिएशन है मतलब लाइट, वो वेव नेचर का होता है। जैसे ही 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने देखा कि जो मेटल सरफेस होते हैं, मेटल सरफेस के ऊपर जब रेडिएशन को इंसिडेंट किया जाता है, मतलब लाइट को जब इंसिडेंट किया जाता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, और यही प्रोसीजर जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव फेनोमेना से तो कभी हो नहीं सकता था। तो यहाँ से एक नया फेनोमेना लाइट का देखा गया कि लाइट के पास जो है सो एक नया फेनोमेना है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल नेचर। तो ये वेव नेचर तो मान ही लिया गया था जो 1801 में। उसके बाद पार्टिकल नेचर जो है ये आइंस्टीन के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया गया। ऑब्जर्व तो बहुत पहले भी हो रहा था, लेकिन जो एक्सेप्टेबल हुआ 1905 में हुआ है। तो पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए हम लोग बहुत सारे फिनोमेनन है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस चैप्टर का नाम ही है जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह से एक और नया फिनोमेना है कॉम्पटन इफेक्ट, जो अपने लोगों के सिलेबस में नहीं है, कॉम्पटन इफेक्ट। और उसके बाद एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात है। तो मान कर चलिए जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है, ऐसे इन दोनों फिनोमेनन को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का वेव नेचर सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इसके अंदर फिनोमेनन हो रहे थे वो वेव नेचर से तो कभी एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता था। लेकिन लाइट के बारे में इससे पहले भी 1605 में जब शुरुआत में न्यूटन्स के द्वारा जो बताया गया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर होता है, तो बहुत सारा इसकी भी झमेला है। लेकिन हम लोग को बस सीधा हमको दिमाग में रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इस चैप्टर के अंदर पहले लिखे थे पार्ट 1 में पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है ये वाला पार्ट। ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये लोग हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और कॉम्पटन इफेक्ट अपने सिलेबस में है नहीं, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो ये तो हम लोग देख चुके थे कि ये तो रेडिएशन है। उसी तरह से मैटर, जनरली अगर हम बात करें मैटर का, तो मैटर के बारे में आप जानते हैं कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर का होता है। मेटल क्या है? पार्टिकल है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जनरली मान के चलिए ये मार्कर है, ये टेबल है, अगर ये लाइट है, जितने भी चीज़ें हैं जिसके पास मास है और इसके पास मोमेंटम समझ लीजिए होता है, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन मैटर के बारे में भी बताया गया कि एक बहुत ही बोल्ड साइंटिस्ट आया जिसको दग्गर कह सकते हैं, डी ब्रोगली। उन्होंने बता दिया जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे वेव की तरह बिहेव करते हैं।
तो इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिल चुका है, लेकिन बड़े पार्टिकल के लिए नहीं, बल्कि छोटे पार्टिकल के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए मिल चुका है। तो ये मैटर भी जो है ये वेव नेचर को शो करता है। जैसे मैटर जो है वो भी वेव नेचर को शो कर रहा है। और इसका प्रूफ जो है सो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने साबित कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वेव प्रॉपर्टी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं कि ये पार्टिकल है, क्योंकि इसके पास मास भी होता है और मोमेंटम भी होता है। इसका मास भी जानते हैं 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो डेविसन एंड जर्मर इन दोनों ने मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्शन फिनोमेना को शो करता है। जैसा कि जानते हैं कि डिफ्रैक्शन जो है ये वेव फिनोमेना है। तो डेविसन एंड जर्मर प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शो करता है डिफ्रैक्शन फिनोमेना को, और ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जेपी थॉमसन ने भी इनको प्रूफ कर दिया कि वो भी डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में लेकर क्या था कि वो उन्होंने अपना सेटअप बनाया और सेटअप से प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन दिखाता है। तो इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला गया, क्योंकि ये बहुत ही अचंभा बात है कि जितने भी पार्टिकल्स है वो वेव है, और उनको प्रूफ कर दिया था डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज। तो इतना ही हम लोग को पढ़ना। पहले तो ये देखिए वेव नेचर तो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। उसके बाद पार्टिकल नेचर पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट, जैसे कॉम्पटा इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये सब भी है। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। और मैटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैटर के बारे में भी जो है सो वेव नेचर है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है इनको भी हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है सो वो डिफ्रैक्शन को शो करता है। अब डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है वेव का, तो इससे साबित हो चुका है कि जो मैटर भी है वो वेव है। लाइट जिस तरह से पार्टिकल हो सकता है उसी तरह से मैटर भी वेव हो सकता है। तो पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा डिस्कशन के ऊपर, जो लाइट के बारे में किस तरह से फिनोमेना चला है। इससे पहले भी आप लोग बहुत सारा कहानी सुन चुके हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं थोड़ा सा फिर से। जैसे कि 1675 के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 1675 में तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट बहुत ही फेमस हुआ करता था इस समय में, न्यूटन्स ने बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। लाइट है वो पार्टिकल का बना होता है, ये पार्टिकल से बना हुआ है। उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी दिया था, और उस कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल का बना हुआ है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और इन्होंने अपना एक बुक भी लिखा था ऑप्टिक्स करके, उनमें सारा जो फिनोमेनन थे, जैसे कि जानते हैं कि लाइट का फर्स्ट फिनोमेना तो आप जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो उन्होंने प्रूफ कर दिया था। उसके बाद जो रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर दिया था, और एक और फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। लेकिन जैसे ही वे फिनोमेना जैसे कि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, ये सब फिनोमेना जो है सो प्रूफ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद ही जो है सो, जैसे कि ये तो अभी 1675 में हो रहा था, 1801 में एक सेटअप तैयार किया गया YDSE, ये थॉमस यंग के द्वारा किया गया था। उसी को कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने प्रूफ कर दिया था कि जो लाइट है वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना को शो कर रहा है, सॉरी डिफ्रैक्शन नहीं, इंटरफेरेंस। और इसके अकॉर्डिंग जो है सो ये वेव नेचर बता दिया, जो लाइट है वे वेव नेचर का है। और उन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि जैसे कि इंटरफेरेंस, उसके बाद डिफ्रैक्शन। क्योंकि वेव लाइट को जब माना गया तो ये सब फिनोमेना जो लाइट शो कर रहा था ये सारे के सारे प्रूफ हो रहा था। उसके बाद है पोलराइजेशन, ये सारे प्रॉपर्टी है वेव का। तो यहाँ से 1801 मतलब 1675 से लेकर के 1801 तक दुनिया ये मान रही थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का, क्योंकि उसी समय एक साइंटिस्ट भी थे हाइजेंस, क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे वेव ऑप्टिक्स के अंदर तो उसमें हाइजेंस थ्योरी बहुत सारे पढ़ रहे थे, हाइजेंस वेव थ्योरी। तो उस समय क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट न्यूटन्स थे, तो उनके सामने जो है सो हाइजेंस का कोई चलती था नहीं, लेकिन उनके बातों को माना नहीं किया गया। जैसे 1801 में
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो चुका है कि जो लाइट है वो इंटरफेरेंस शो करता है। तो इंटरफेरेंस शो कर रहा है तो वहाँ से जो है सो उस जैसे कि एजम्पशन जो था पार्टिकल नेचर उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और मान लिया कि दुनिया की ये वेव नेचर है। कहानी यही शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ है, वहाँ से एक फिनोमेना और देखने को मिला कि लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक, यहाँ से लाइट जो है फिर से पार्टिकल नेचर, इसके बारे में इम्पोर्टेंस आ चुका है। ये पार्टिकल नेचर है और इसके लिए जो है सो नया नया फिनोमेना जो आया, जो जिसके बारे में भी बता रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसे बताया गया था आइंस्टीन के द्वारा। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सो लाइट के द्वारा बहुत से साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया, लेकिन जो एक होता है ना कि जो ट्रेडमार्क समझ लीजिए कि यहाँ से आगे अब फिक्स हो चुका है, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम आप लोग सुन चुके हैं, आइंस्टीन। ये 1905 की बात है। आइंस्टीन जो दे दिया है कि जो लाइट है वो डुअल नेचर है, मतलब वेव नेचर तो है ही है, साथ साथ इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। और इनके लिए इन्होंने 1929 में 1929 में इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये फिजिक्स में एक बहुत बड़ा नया खोज हो गया कि लाइट जो है सो फिर से पार्टिकल नेचर को शो करने लगा, और इसके बारे में इन्होंने प्रूफ भी दे दिया कि लाइट डुअल नेचर का है, वेव नेचर तो है ही, साथ साथ ये पार्टिकल नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को मान कर करके जैसे ज़रूरत पड़ती है तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जब भी फिनोमेना होता है तो उस समय जो है सो लाइट का बिहेवियर वेव की जैसा होता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये सब जब फिनोमेना को स्टडी करते हैं तो उस समय लाइट का जो है पार्टिकल नेचर को कंसिडर कर लिया जाता है, जिससे किसी भी फिनोमेनन को एक्सप्लेन करना आसान है। तो ये सब तो मान लीजिए छोटा छोटा हिस्ट्री था, लेकिन अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ जो है सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके ऊपर। इसको अगर लिखना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। चलिए अब हेडिंग दीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की क्लास का जो मेन हेडिंग है ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप मेटल का नाम सुने हैं, मेटल के सरफेस पे जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि छोटा सा एक मेटल सरफेस हम लेते हैं, मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, ये है मेटल सरफेस। अब मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर आप जानते हैं कि रेंडमली जो है सो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाता क्योंकि इसके अंदर जो है सो न्यूक्लियस के द्वारा ये बाउंडेड होते हैं। अगर थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिल जाए, मतलब जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, उस वर्क फंक्शन के बराबर अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा तो इस मेटल से वो बाहर आ जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद हीट होती है, तो हीट से जब इसको एनर्जी मिल जाती है तब भी ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। लेकिन उतना ही, ये तो मान करके चलिए इस बात तो हो ही रहा था, लेकिन यहाँ पर जब रेडिएशन को इंसिडेंट किया गया, जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट किया गया, ये जो है सो रेडिएशन से, रेडिएशन मतलब है कि लाइट और उसके बाद जैसे कि अल्ट्रा वायलेंट रे है, एक्स रे है और गामा रे है, तो उन सब का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो सब लाइट जैसे इंसिडेंट किया गया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन इससे इमिट हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। अब मान के चलिए जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल सरफेस के, मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर रेंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। जैसे ही लाइट उस पर इंसिडेंट किया गया तो देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है सो वो बाहर आ गया, जैसे जंप किया और बाहर आ गया। तो इसका मतलब है कि इस रेडिएशन के थ्रू कहीं ना कहीं इसको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो नहीं मिल गया।
तो यहाँ से देखा गया कि जैसे कि यहाँ पे रेडिएशन, ऐसा नहीं है कि सारे रेडिएशन के लिए ये जो है सो वैलिड है, मतलब देखा गया कि जो पार्टिकुलरली हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी जनरली जितने भी रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी वाले थे वो सारे रेडिएशन के लिए जो है सो ये फिनोमेना देखा गया कि ये जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी को अगर हम हाई रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ है वो लो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये बात तो आप जानते हैं। किसी मीडियम में अगर देखा जाए तो सी या स्पीड जो होता है, जनरली हम एयर की बात कर रहे हैं, सी वो कांस्टेंट होता है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ को तो कम होना ही पड़ेगा। तो जैसे ही रेडिएशन को इमिट किया गया, इस पर इंसिडेंट किया गया इस मेटल सरफेस के ऊपर, तो देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर आ रहा है जम कर करके। तो इसका मतलब है कि इस लाइट के द्वारा कुछ न कुछ एनर्जी मिल रहा है। जैसे कि मान के चलिए, इस फिनोमेना को समझने के लिए समझिए कि अगर लाइट को पहले जो कोई वेव मान चुका था, अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन ना होकर के छोटे छोटे बॉल है, और इस बॉल के ऊपर अगर हम जैसे कि वेव है, अगर पानी का फ्लो मारेंगे नीचे, अगर मान के चलिए पानी इस पर दे रहे हैं, पाइप से अगर पानी डाल रहे हैं, तो इसमें पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन घूम करके अंदर ही रह जाएगा। तो अगर इसी जैसे कि मान के अभी पानी हम पाइप से दे रहे थे, पानी अगर पाइप से दे रहे थे, तो इस छोटे छोटे बॉल जो है सरफेस के ऊपर, ये उठ करके बाहर तो नहीं निकलेगा, बस उसी जगह पे रहेगा, लेकिन डिस्प्लेस करेगा, लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा। अगर दूसरी कंडीशन हम ऐसे लेते हैं कि इसी वाटर के छोटे छोटे मान लीजिए पॉलीथीन में बांध कर करके अब उसको फेंकते हैं उस बॉल के ऊपर। अगर मान लीजिए अभी जो पानी आ रहा था डायरेक्ट फॉलो होकर करके, उसे वैसा ना मान करके मान रहे छोटे छोटे टुकड़े, उस छोटे छोटे टुकड़े लेकर करके इस इलेक्ट्रॉन जिसको बॉल मानिए, उस बॉल के ऊपर अगर हम मारेंगे तो अब ये बाहर जा सकता है। तो उसी तरह से अगर देखा गया कि जो लाइट के अंदर है वो छोटे छोटे फोटोन्स होते हैं, जैसे कि मान लिए कि ये छोटे छोटे फोटोन्स हैं, ये रेडिएशन जितने भी आ रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे फोटोन हैं। अब ये फोटोन जो होते हैं उसको एनर्जी पैकेट कहते हैं, और इसी एनर्जी पैकेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसका नेचर किस तरह से है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अगर इसे मान के चलिए बोर्ड के एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछ दिया कि ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन बताएं, तो इसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं व्हेन लाइट जनरली हाई फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए और लो वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन, मतलब ऐसे समझिए व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन emit from metal surface, फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल कह सकते हैं या मेटल सरफेस कह सकते हैं, फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, सिंपल सी बात है। अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे, और लाइट कैसा होना चाहिए, जनरली हाई फ्रीक्वेंसी का और लो वेवलेंथ होना चाहिए। अगर हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ है तो इस लाइट से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होगा, और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पा करके ये मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। क्योंकि जनरली जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर होते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो इसका मतलब इसके पास कुछ न कुछ
इनका अट्रैक्शन है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर मालिक से, जैसे कि उस कंपनी का जो ऑनर है, अगर उनसे आप कुछ कर्ज लिए हुए हैं, यानी कि पैसे के तौर पे एडवांस लिए हुए हैं, तो कंपनी को छोड़ नहीं सकते, बस कंपनी के अंदर ही भले चाहें तो पोजीशन बदल बदल करके काम कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ने के लिए आपको पहले उसका कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। उसी तरह से बात है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इस रेडिएशंस की वजह से, इस लाइट की वजह से अगर मिल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पा करके बाहर आ जाएगा। तो यही फेनोमेना जो होते हैं उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसलिए लाइट का जो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? लाइट। मतलब फोटो मतलब होता है कि लाइट ही होता है। जैसे कि फोटो का अगर बात करेंगे तो इसको कहते हैं लाइट। जैसे कि आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं बचपन में। फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्रिपरेशन ऑफ फूड होता है प्लांट के द्वारा, यानी कि ग्रीन प्लांट के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वहाँ भी क्या होती है? लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, तो लाइट को ही फोटो भी कहा जाता है। तो यही फेनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फोटोन्स के बारे में, जो क्या क्या है फोटोन है। तो ये फोटोन जब लोग देखे थे, जब ये लाइट जो आ रही है, तो लाइट ना मानकर उसको छोटे छोटे वेव पैकेट या एनर्जी पैकेट मानते हैं, जिसको फोटोन कहते हैं। तो यहाँ बोल लिख सकते हैं, जैसे कि इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। तो लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। तो कह सकते हैं लाइट कंजिस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड फोटोन। इसे फोटोन कहा गया, क्योंकि जनरली जिस तरह से अगर मान लिया कि लाइट जैसे छोटे छोटे फोटोन पार्टिकल से बने हैं, तो ये फेनोमेना जो भी हम लोग देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स को अलग अलग साइंटिस्ट जो है सो अलग अलग नाम दिया। जैसे कि अगर मैक्स प्लैंक के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने इस पार्टिकल को वेव पैकेट कहा था। इसको कहा कि ये वेव पैकेट है, ये वेव पैकेट है। उसके बाद इसी पार्टिकल या फोटोन को जो है सो आइंस्टीन के द्वारा इसको एनर्जी पैकेट भी कहा गया है। इसको एनर्जी पैकेट, मतलब ये सब टर्म अगर आपको कहीं लिखा रहे तो आप समझ लीजिएगा कि सीधा फोटोन के बारे में बता रहा है, या इसी को क्वांटा भी कहा गया है। इसको क्वांटा भी आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे कि ये सब टर्म आ रहा, तो यहाँ से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। बस मॉडर्न फिजिक्स का बस छोटे मोटे जो है सो यहाँ पे थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन ही समझ लीजिए 12th में है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का मेजर पार्ट आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा अगर फिजिक्स रखे तो। उसके बाद देखा गया कि जो ये फोटोन्स होते हैं, अगर न्यूटनियन मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग या क्लासिकल मैकेनिक्स के, जैसे कि जितने भी मतलब फेनोमेना है जिसमें न्यूटन्स लॉ और मैक्सवेल लॉ लगता है, उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मास जो फोटोन है, मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड in the sense of Newtonian mechanics, in the sense of Newtonian mechanics। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले वो सारे न्यूटन्स मैकेनिक्स थे। न्यूटन के द्वारा जो जितने भी लॉ है उसके ऊपर फॉलो हो रहा था, या तो मैक्सवेल के द्वारा जो लॉ दिया गया था, 4 लॉ दिए गए थे मैक्सवेल के द्वारा, उनके द्वारा फॉलो हो रहा था। लेकिन अब जो चीज़ होने वाला वो सारे के सारे क्वांटम नेचर के हो जाएंगे। तो और ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर का जैसे ये सब बात हो जाता है, तो न्यूटनियन मैकेनिक्स। लेकिन इतना बात कह दिया कि जो रेस्ट मास होता है फोटोन का 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। मतलब जब भी फोटोन का जो रेस्ट मास रहेगा वो 0 है। जनरली आप बात करें कि फोटोन जो ट्रेवल करती है वो स्पीड ऑफ लाइट से करता है। यहाँ से कह सकते हैं कि जो फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट।
आप जानते हैं कि लाइट का स्पीड जो होता है बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर बात करिए अप्रोक्स तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो फोटोन जो मूव करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से करता है। आप जानते हैं कि जनरली कि जो लाइट ट्रेवल करती है इसी स्पीड से, और लाइट के ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को मान लिया गया फोटोन को, तो जाहिर सी बात है कि फोटोन जो ट्रेवल करेगा वो इसी स्पीड से ट्रेवल करेगा। उसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट मान लेंगे तो फोटोन जो है सो न्यूट्रल नेचर, मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी तरह का चार्ज नहीं है तो ना तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो फोटोन है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। फोटोन इज न्यूट्रल इन नेचर। लेकिन पांचवा पॉइंट जो है अभी लिखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले इसको नोट कीजिए और पांचवा पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। तो चलिए पांचवें पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि जितने भी फोटोन होते हैं उनका एनर्जी और मोमेंटम को देखा जाए तो वो फिक्स होता है, और ये जो है सो डिफाइंड भी है और उसका फॉर्मूला भी देखेंगे, और इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी आता है। तो 4 पॉइंट हो चुका था, पांचवा लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, या दोनों लिखते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ each photon is definite, is डेफिनेट। मतलब इसका एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो डेफिनेट होता है। जैसे एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो एनर्जी जो फोटोन का होता है उसको hc/λ कहा जाता है। यहाँ पे h नया टर्म आ चुका है, h को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। h जो है सो वो कांस्टेंट है, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है। इससे पहले आप लोग बहुत सारे कांस्टेंट का नाम सुन चुके हैं, ये एक प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखा जाए तो ये होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इसी को हम लोग चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c होता है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो f को लिख सकते हैं c/λ, जान रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो h के जगह पे जो है सो c/λ की जगह पे f लिख सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये आ चुका है, यह एनर्जी का फॉर्मूला। और उसी तरह से अगर मोमेंटम देखें तो मोमेंटम जो होता है वो होता है h/λ, ये मोमेंटम है। यहाँ पे h के बारे में जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। और इसी के बारे में जो है सो अगर हम देखेंगे जब कैलकुलेशन करने लगेंगे तो इसका कुछ एक अप्रोक्स वैल्यू होता है, मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करने जाएंगे। जैसे कि एनर्जी निकालना होगा तो एनर्जी निकालने के लिए 1240 डिवाइड बाय लैम्डा करेंगे, लैम्डा को रखेंगे नैनोमीटर में, इन नैनोमीटर में। तो ये जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी का यूनिट है। और यहाँ पे बता दें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है, जिसको EV मतलब इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। और जनरली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने भी मोमेंटम या एनर्जी, जैसे कि एनर्जी को अगर मेजर किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है। ये बहुत ही स्मॉल एनर्जी है, जिसके वजह से देख रहे हैं कि ये जूल में देखा जाए तो 10⁻⁻19 है। तो इस तरह से होता है। और छठा अगर पॉइंट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं जो ये मोमेंटम, इसका कोलिजन जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं तो वो उसको इलास्टिक नेचर का मान लिया गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोलिजन ऑफ
फोटोन विद मटेरियल पार्टिकल, थोड़ा सा नीचे जा रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पार्टिकल assumed टू बी इलास्टिक। अगर इलास्टिक कहा गया है तो इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और काइनेटिक टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो टोटल एनर्जी भी जो है सो कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल। और ये बात करेंगे तो टोटल सिस्टम का होता है, ये जो कंजर्व होता है वो सिस्टम का होता है, फॉर सिस्टम। तो इतना बात को नोट कीजिए। हम लोग 7 पॉइंट पे आते हैं। तो 7 पॉइंट पे हम लोग आते हैं और 7 पॉइंट भी जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखा गया कि जैसे कि इंटेंसिटी अगर लाइट का इंक्रीज किया जाता है तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन इसका एनर्जी देखा जाए पार्टिकुलर एक फोटोन का तो अब भी कांस्टेंट ही है। और यही कंट्राडिक्शन जो है सो वेव नेचर को मान करके नहीं हुआ था। तो अगर इसको आप पढ़ेंगे, जैसे कि इसके पीछे अगर देखिएगा एनसीईआरटी में तो ये भी दिया हुआ है कि अगर वेव नेचर से अगर एक्सप्लेन किया जाता है तो क्या दिक्कत होती है, तो वो सब बारे में जो है सो बात यहीं पे मेन बात जो होता है इंटेंसिटी के बारे में। जैसे ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन number of photon will increase, number of photon will increase। जैसे हम इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करते हैं तो फोटोन इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इसका एनर्जी देखेंगे तो अब भी कांस्टेंट, बट एनर्जी एंड मोमेंटम, जनरली मोमेंटम भी कंसिडर कर सकते हैं, एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन विल रिमेन सेम। जैसे इसको समझने के लिए जैसे कि हम लोग लेते हैं कि अगर 2 येलो कलर का बल्ब लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये येलो कलर का एक बल्ब है और इसका देखा जाए तो ये 50 वाट का है। उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं कि एक सेकेंड बल्ब ले लेते हैं जो ये भी येलो कलर का ही है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है मतलब पावर जो वो 100 वाट है, ये येलो कलर का। जनरली दोनों जो बात करेंगे तो इसका कलर जो है येलो है। जनरली आप जानते हैं अगर कोई पार्टिकुलर कलर है तो कलर का जो वेवलेंथ होती है वो फिक्स होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो दोनों जो बल्ब है, ये बल्ब 1 इसको मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ये इसको बल्ब 1 मान लेते हैं और ये सेकेंड बल्ब है। तो फर्स्ट बल्ब और सेकेंड बल्ब में अगर देखेंगे तो दोनों का जो हम लोग लिए हैं वो कलर सेम है। तो यहाँ से देखेंगे तो लेमडा जो है सो दोनों के लिए सेम होगा, लेमडा दोनों के लिए सेम है। अगर लेमडा सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी जो होता है वाट पर यूनिट एरिया होता है। अगर मान के चलिए किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए हम बात करेंगे तो दोनों पे जो इंसिडेंट मतलब पावर फॉल हो रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी जो फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं पावर, और पावर पर यूनिट एरिया जो होती है वो होता है इंटेंसिटी। अगर पावर को हम इंक्रीज करेंगे तो किसी पार्टिकुलर एरिया को अगर फिक्स रखेंगे तो वहाँ से इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो देखा गया कि अगर 2 सेम कलर के बल्ब लिया गया और उनका जो है सो इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज किया गया, जैसे मान लीजिए एक का 50 है तो इनसे जो फोटोन निकला मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से निकला है, और सेकेंड में अगर देखा गया तो इसके अंदर जो फोटोन्स है बहुत ज़्यादा है, इनके द्वारा ये फोटोन है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन तो इंक्रीज कर रहा है। ये सब जो है सो रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोन को। इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद देखा गया कि फोटोन इंक्रीज कर रहा है।
फोटोन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब बात करेंगे एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, मतलब एक फोटोन का एनर्जी देखेंगे तो अब भी सेम है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन को हम लोग ई मान लेते हैं, और ई जो है अब भी वही है hc/λ, या इसी को देखा जाए तो h/f। और मोमेंटम भी बात करेंगे तो मोमेंटम जो होता है वो p = h/λ। क्योंकि कलर फिक्स कर दिए हैं तो वेवलेंथ को हम लोग फिक्स मान लिए हैं। अगर वेवलेंथ फिक्स है तो इंटेंसिटी इंक्रीज कराने के बाद, जैसे मान लीजिए येलो कलर का है तो इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कराएंगे तो उससे वेवलेंथ तो इंक्रीज हो नहीं सकता है। अब वेवलेंथ अगर फिक्स है तो इसका एनर्जी और मोमेंटम दोनों फिक्स होता है। तो इतना बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है, तो इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इमिशन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जैसे मेटल सरफेस है तो जरूरी थोड़ा है कि हम लाइट को इंसिडेंट करा करके ही हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकते हैं। तो उनमें बहुत सारे फेनोमेनन हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थर्मल इमिशन। तो थर्मल इमिशन मतलब नाम ही सुनकर लग रहा होगा कि हीटिंग से रिलेटेड कुछ बात होगा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेटल सरफेस को हीट कर देते हैं। अगर हीट कर देंगे तो वो हीट एनर्जी की वजह से जो होती है इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है। अगर उसको वर्क फंक्शन, अगर इसी में हम लोग डिफाइन कर लेंगे वर्क फंक्शन, अगर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी या उससे ज़्यादा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे, जिसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको वर्क फंक्शन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो फाई से किया जाता है। तो वर्क फंक्शन भी इसी में डिफाइन कर लेंगे। तो फर्स्ट है थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन में होता है क्या कि जनरली हम मान लिए कि एक मेटल सरफेस है, मान लिए ये मेटल सरफेस, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये यहाँ पे हम हीट कर देंगे। मान लीजिए कि इसके नीचे जो है सो हम लोग हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद जो है सो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन हीटिंग इफेक्ट की वजह से आया इसको कहते हैं जो थर्मियोन्स कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जो होता है थर्मियोन्स कहा जाता है। मतलब इसे इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द मेथड्स ऑफ हीटिंग या हीट, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल इमिशन कह सकते हैं। उसी तरह से एक होता है फील्ड इमिशन। जनरली अभी आप लोग तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े ही हैं कुछ दिन पहले, तो आप लोगों को पता होगा वहाँ पे देखे थे कि फील्ड इमिशन के अंदर क्या करते हैं कि जैसे कि दो प्लेट लेते हैं। अभी पहले लिख लिया जाए फील्ड इमिशन, सेकेंड है। तो इसमें होता है कि जैसे कि दो प्लेट लेते हैं, इसके अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक को हम लोग रख देते हैं। तो जैसे कि डाइलेक्ट्रिक पे हम लोग रखेंगे मेटल को, तो मेटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक पे नेगेटिव चार्ज दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली आप जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो करते करते जो है एक समय इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये एक तो फील्ड इमिशन हो चुका है। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होगा, मेटल सरफेस के ऊपर में लाइट को इंसिडेंट करा जाएगा। लाइट जो इंसिडेंट होती है तो उससे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है, और सफिशिएंट एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इसमें होता है कि जैसे रेडिएशन को इंसिडेंट किया जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के ऊपर में है तो यहाँ पे रेडिएशंस आते हैं। ये सारे रेडिएशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया है, और ये जो बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं इन सारे केस में कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन मान लीजिए डेफिनेशन के तौर पर लिखा जाए तो लिख सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ
एनर्जी required to eject an electron from metal surface is known as work function। मतलब किसी मेटल सरफेस से निकलने के उससे कितना कम से कम एनर्जी सप्लाई किया जाए कि वो बाहर निकल जाए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहेंगे वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ऐसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तब वर्क फंक्शन क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम दे देते हैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो मेटल के अंदर है तो उनसे इजेक्ट हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे और सवाल पैदा होती है कि जनरली अगर बात करें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मान करके चलिए कुछ अभी थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं, इसको लिखना तो लिख भी सकते हैं। चलिए, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम मतलब जो वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी है अगर उतना दे भी दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ जाए। तो इसके पीछे रीज़न जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम सप्लाइड, यहाँ पे नोट करके लिख लेना है, नोट करके, इफ़ वी सप्लाई ई, जो कि जहाँ पे एनर्जी जो है सो ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है सो इमिट करके बाहर ही आ जाए। जैसे मान के चलिए अभी इसको कुछ एनर्जी मिल गया है और एनर्जी जितना अगर इसको चाहिए उतना एनर्जी लेकर के वो बाहर अगर आना चाहेगा तो इनके अगल बगल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे आयन्स है, क्योंकि अगर ये जिससे निकले हैं मेटल से तो मेटल के अंदर तो उसके अंदर आयन्स है, तो ये लगातार किसी अदर इलेक्ट्रॉन और किसी मतलब आयन्स के साथ कोलिजन करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आया, जैसे ही बाहर निकलना चाहेगा वो कोलाइड कर जाएगा। अगर कोलाइड कर गया है तो अब तो एनर्जी उसके पास ख़त्म हो चुकी है, तो वो बाहर नहीं आ सकता है। अब कभी कभी मान के चलिए किसी इलेक्ट्रॉन जो है कि जो पूरे कॉर्नर पे है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल चुका है, वो जम करके बाहर आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि बिना किसी कोलिजन किए ही बाहर आ जाए, और ये पॉसिबल है कि जो एनर्जी हम सप्लाई किए हैं वो कोलिजन में ही बर्बाद कर दें। तो ये भी हो सकता है कि ये कभी नहीं कह सकते हैं कि अगर हम सप्लाई करेंगे किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर एनर्जी जो सप्लाई करेंगे वो वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है। तो लिख सकते हैं कि जो ज़रूरी नहीं कि वो बाहर निकल जाए, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इलेक्ट्रॉन के कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस sometimes energy is wasted in collision with ions। मतलब ये आयंस के साथ अगर कोलिजन कर लेगा तो उस समय जो है सो ये बाहर नहीं आ पाएगा। अगर कोलिजन नहीं हुआ है तो जो हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे उस एनर्जी को पा करके वो बाहर आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर उसके पास एनर्जी रहा तो वो एनर्जी की वजह से वो मूव करेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे एनर्जी जो है सो वो यूज में ही आ जाए। अगर एनर्जी पाने के बाद उसका अगर किस्मत ख़राब रहा तो धक्का मुक्के लगेगा, धक्का मुक्के लगने के बाद ये जो है सो उसके अंदर स्टक कर सकता है और आराम से वो मेटल के अंदर ही फंसा रह जाएगा। तो बाय चांस है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बिना कोलिजन किए ही बाहर निकल जाता है। तो मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के ही बाहर आ जाएगा। और ये जो वर्क फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। अलग अलग मटेरियल के देखा जाए तो अलग अलग वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग एक बात लिख भी सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
जो ये वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। यहाँ से देखेंगे वर्क फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का देखा जाए तो अलग अलग वैल्यू होता है। अगर हम देखेंगे जनरली अगर मटेरियल कुछ ले लेते हैं और उसका अगर वर्क फंक्शन देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मटेरियल है और इस तरफ लिख लेते हैं वर्क फंक्शन जनरली फाई, तो फाई जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हो जाएगा। अगर सीजियम का देखेंगे, जनरली सीजियम के बारे में बात करें तो CS से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका होता है लगभग 1 देख लेते हैं एक बार चार्ट में, हाँ ठीक है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसी तरह से अगर हम बात कर ले पोटासियम का, जनरली K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर पोटासियम की बात करें तो पोटासियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। उसी तरह से अगर हम बात कर लें कॉपर का, जनरली ये जब आपको याद नहीं रखना है, ये मुझे भी उतना कंफर्म याद नहीं है, तो बस देखिए कि यहाँ पे हम चार्ट अगर मेरे बगल में है तो वहाँ से देख के बता रहे हैं, तो बस ये आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग मेटर हैं वो अलग अलग मटेरियल के लिए जो वर्क फंक्शन का वैल्यू वो अलग अलग है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ मटेरियल जैसे सीजियम लिए तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसी तरह से पोटासियम को लेंगे तो पोटासियम का जो वर्क फंक्शन वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसी तरह से कॉपर का देखेंगे तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर मटेरियल को हम लोग चेंज कर देंगे तो वहाँ पे उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग हेडिंग देते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसी के कंसेप्ट पे आएगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन जो है सो निकालना जान चुके हैं और मोमेंटम भी निकालना सीख चुके हैं। क्योंकि एनर्जी जो होता है वो SC/λ होता है, या इसी को H इंटू फ्रिक्वेंसी भी कर सकते हैं। तो नया हेडिंग है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इलेक्ट्रिक इक्वेशंस एक ही है तो इसको पूरे रहने देंगे। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे कि मेटल सरफेस है, अगर मान लीजिए कि ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्रीली रैंडमली मूव करते रहते हैं, और ये मेटल सरफेस है, क्या है ये मेटल है। अगर हम लोग यहाँ से जो है सो रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे हैं तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि जो रेडिएशन है उसके अंदर छोटे छोटे फोटोन्स हैं। क्या है ये छोटे छोटे फोटोन्स हैं। मान लीजिए कि फोटोन है और इस फोटोन के अंदर जो है सो एनर्जी होता है। अब ये एनर्जी जो जैसे कि ये फोटोन आया तो ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को पा करके बाहर आ जाएगा। तो ज़रूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जो एनर्जी हम लोग दिए हैं वो यूटिलाइज करके बाहर ही आ जाए, वो सफिशिएंट कोलिजन भी कर सकता है। जनरली अगर हम मान के चलिए इसको कुछ एनर्जी दे देंगे, जितना इसका वर्क फंक्शन है उस वर्क फंक्शन से अगर हम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर दिए हैं तो बाय चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए विदाउट कोलिजन किए हुए, तो वो जो एनर्जी मिला है मान के चलिए इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हम यहाँ से सप्लाई किए हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मतलब फोटोन के द्वारा या रेडिएशन के जरिए जो है सो इस इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर दिया गया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो इसका वर्क फंक्शन में चले जाएगा। और अगर कोलिजन नहीं किया है, बिना किसी कोलिजन के अगर बाहर आ जाएगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है अब भी बचेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसी के ऊपर जो है सो बताया गया कि काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब विदाउट किसी एनर्जी के, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ इलेक्ट्रॉन कम्स आउट without any collision, then kinetic energy
विल बी मैक्सिमम। इसको जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा अगर ये बिना किसी कोलिजन का निकल चुका है। लेकिन जो एनर्जी निकलेगा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, जनरली जो देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ज़ीरो के बीच में होगा। अगर मान के चलिए जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा वो ज़ीरो और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी हो सकता है, और उससे मतलब ये तो अगर ये बाहर नहीं आ पाएगा तो उसको मान लेंगे जो काइनेटिक एनर्जी जो है सो उनका जीरो है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ पाया तो उसका कोई एनर्जी है नहीं, तो उस समय मान लेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से छोटा हो सकेगा। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग कब मान सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन किए ही बाहर आ गया मेटल सरफेस के बाहर, मेटल सरफेस से, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला गया था, तो मतलब जो एनर्जी सप्लाई की हम लोग वो ई है, वो ई है। जो वर्क फंक्शन में चले जाएगा वो उसको हम लोग फाई कहते हैं, ये इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अगर काइनेटिक एनर्जी को आप जानते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला Hc/λ लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन का है वो मैक्सिमम है, Hc/λ माइनस फाई। यही इक्वेशन को कहा गया है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है इसे कहा गया है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ऐसे देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, एनर्जी को हम लोग h इंटू फ्रिक्वेंसी भी कर सकते हैं, h इंटू एफ माइनस फाई। तो यहाँ से दो टर्म हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वेवलेंथ रखे ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए, तो उस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी जो है सो मिनिमम, अगर फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कितना हम फ्रीक्वेंसी को रखें ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका इमिशन हो जाए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना जो है सो कंप्लीट हो जाए, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको हम लोग लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना जो होगा फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जो एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है वो या तो बराबर हो और उससे बड़ा हो, मतलब वर्क फंक्शन से, तभी हम कह सकते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना हो सकता है। और एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं Hc/λ, ये ग्रेटर इक्वल होना चाहिए फाई के बराबर होना चाहिए। अब इसको हम उस तरफ कर देते हैं। जनरली अगर देखेंगे तो देखिए, अगर इसको हम इस तरफ कर दें तो चलिए इसे ही लिख सकते हैं 1/λ ग्रेटर इक्वल टू फाई अपॉन Hc, या λ इक्वल टू लेस इक्वल, इसको इस तरफ इसको इस तरफ भेज देंगे तो Hc/फाई है। मतलब यहाँ से देख रहे हैं कि ये लेस इक्वल है, तो कितना मैक्सिमम निकालना है। तो अगर ये जो या तो लैम्डा का वैल्यू Hc/फाई होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। मतलब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पे अगर देख लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू अगर Hc/फाई या लैम्डा मैक्सिमम कह सकते हैं, ये लैम्डा मैक्सिमम होगा और इसको फाई नॉट कह सकते हैं।
और इसी को कह सकते हैं थ्रेशोल्ड, जो कि लिख चुके ऊपर में, इसको लिखने की बार बार ज़रूरत है नहीं। तो मतलब वो मैक्सिमम या मतलब ऐसा रेडिएशन जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होना चाहिए, Sc/5 होना चाहिए। तो उस वेवलेंथ पे अगर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर फिनोमेना हो रहा है तो उस वेवलेंथ को हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से लिख सकते हैं कारण कि लाइट इंसिडेंट ऑन या मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट या रेडिएशन, जो भी समझिए, लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि उतना पे जो है सो फोटो इलेक्ट्रिक हो ही सकता है, मतलब हो सकता है, दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मतलब वेवलेंथ में जाते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो सके किसी भी लाइट का ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर सके। और उसी तरह से आता है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इसको हम यहाँ से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू hc/λ। या इसी को अगर देखा जाए तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहें, अगर इस यहाँ से फाई का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो फाई को हम लोग निकाल सकते हैं hc/λ0। यहाँ से देख सकते हैं माइनस में hc/λ0 देख सकते हैं। कभी कभी इसका ग्राफ भी पूछता है एग्जाम में, तो इसका ग्राफ भी जो है सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस जो है सो लैम्डा पूछता है, और लैम्डा का जो है सो 1/λ पूछता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं कहेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो है सो वो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी है जो विदाउट किसी कोलिजन, मतलब बिना किसी कोलिजन किए ही बाहर निकल सकता है या निकल गया है। तो अगर मान के चलिए अगर वेवलेंथ का वैल्यू लैम्डा 1/λ0 से अगर छोटा रहेगा, मतलब 1/λ0, मतलब 1/λ0 से जो बड़ा वैल्यू आएगा वो इस तरफ आएगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू अगर छोटा होगा तो ये इसका वैल्यू 1/λ0 का वैल्यू से अगर मान के चलिए छोटा वैल्यू होगा तो उसके लिए तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन से कम होगा, क्योंकि इस एनर्जी तक देखा जाए तो एच और यहाँ से देखिए तो ये टर्म जो है सो वो कांस्टेंट है, ये 1/λ का वेरिएबल है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये कर्व जो है सो y = mx - c से मिलता जुलता है। तो y = mx - c का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पे अगर देखेंगे तो 1/λ जहाँ पे c है, और इसके पीछे अगर मान लीजिए इससे अगर मतलब ये जो एनर्जी सप्लाई किया गया वो वर्क फंक्शन से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं आएगा तो वहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होगा। तो इस जो मतलब जो ये वाला पोर्शन है, मतलब 1/λ से अगर छोटा एनर्जी रहे, तो 1/λ से अगर कम वैल्यू रहेगा तो उसमें वर्क फंक्शन से एनर्जी कम होगा, और वर्क फंक्शन एनर्जी अगर कम होगा तो उस समय किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। अगर बाहर नहीं आ पाएगा तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी। लेकिन इसके बाहर अगर देखा जाए तो इसका स्लोप अगर देखेंगे, ये थीटा है, तो इसका अगर स्लोप पूछा जाए तो स्लोप जो हो जाएगा वो hc हो जाएगा, वो hc। इसी तरह से हम लोग देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, इसी में कुछ मिटा करके लिख देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को f0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें बस यही होगा कि जो अगर देखा जाए तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका मिनिमम वैल्यू कितना रखें ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को कंप्लीट कर पाए।
तो उसी तरह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म में रखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं h इंटू एफ, ये ग्रेटर इक्वल 5 है। तो यहाँ से अगर फाई का वैल्यू देखेंगे तो वो ग्रेटर इक्वल टू 5/h है। जैसे कि जानते हैं कि h जो है सो वो कांस्टेंट है, तो जो फाई का मिनिमम वैल्यू, सॉरी फ्रीक्वेंसी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 5/h के बराबर हो जाएगा, और इसी को हम लोग f0 कहेंगे, और इसी को f0 जो है सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो यहीं पे लिख सकते हैं कि जो अब की बार लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो लिख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी को कहेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा, लेकिन इस बार जो हम लोग लेंगे वो SC/λ ना लेकर के h/f रखेंगे, माइनस में h इंटू f0 कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, सॉरी ये इसका वर्क फंक्शन का वैल्यू h इंटू f0 से, और इसी वर्क फंक्शन को हम लोग पुट कर दिए हैं h इंटू f0 से। तो यहाँ से अगर ग्राफ देखेंगे तो फिर बस आपको दिख रहा होगा y = mx - c जैसा ग्राफ है। इस बार जो हम लोग रखेंगे फ्रीक्वेंसी को रखेंगे यहाँ पे, ये f0 हो जाएगा और ये f है, लेकिन इस बार स्लोप जो होगा वो सिर्फ h होगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही कर्व निकला, लेकिन जो हम लोग इस बार रखे हैं वो फ्रीक्वेंसी को, उस पिछले बार रखे थे 1/λ, इस बार रखे हैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इतना को नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग लगाए यहाँ पे देखा गया कि इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन के दौरान, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के दौरान जो बाहर आया था उसके पास कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बचा था। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक इसलिए कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला वो बिना किसी कोलिजन के निकला है। तो बिना किसी कोलिजन के जब निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन का जो बिना किसी कोलिजन के बाहर निकला है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी देखेंगे तो इंटेंसिटी में हम लोग देख चुके हैं कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के बाद जो होती है नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करता है, लेकिन जो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होते हैं वो सेम होता है। अगर मान कर चले एक, जैसे कि आप यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, जो फोटोन को मान लेते हैं कि जो वाटर के पैकेट है, अगर उस वाटर के एक पैकेट से किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर धक्का दिया गया है तो उससे जो एनर्जी निकलेगा वो किसी एक पैकेट के बराबर जो एनर्जी उसको दिया गया उसी से वो बाहर निकलेगा। क्योंकि बहुत सारे अगर पैकेट है तो एक को एक ही हिट कर पाएगा, क्योंकि एक हिट कर दे वो बाहर निकल गया है। तो दूसरा अगर 50 आए 100 आए उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया कि इंक्रीजिंग, जैसे कि हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी फोटोन का जो एनर्जी है वो इंक्रीज नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये थियोरेटिकल हो जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग intensity then energy of photon will not changes, जैसे अभी हम जो एनर्जी सप्लाई अगर ये एनर्जी सेम है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम फार्मूला लिखे थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखे थे कि मैक्स जो है इक्वल टू E - phi है। और ये एनर्जी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करता है सिर्फ वेवलेंथ पे, और वेवलेंथ पे चाहे तो फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन में ये वर्क फंक्शन है चेंजेज। यहाँ पे लिख सकते हैं बट के मैक्स डिपेंड्स ओनली तो नहीं कह सकते हैं, डिपेंड्स एनर्जी ऑफ each photon and material।
each photon and work function। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि जो इंटेंसिटी का है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नो अफेक्ट इंटेंसिटी ऑन के मैक्स। अगर इसको ग्राफ से दिखाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। इस पे हम लोग रखेंगे इंटेंसिटी और इस पे रखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं इंटेंसिटी को, तो इंटेंसिटी को अगर बढ़ाते ही जाएंगे तब भी इसका जो वैल्यू अगर मान लीजिए कि अगर के नॉट है तो वो के नॉट ही रहेगा, क्योंकि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन्स अगर इंक्रीज कर जाएगा लेकिन फिर भी ईच फोटोन की एनर्जी जो होती है वो सेम होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रही है वो सिर्फ दो ही बात पे डिपेंड करता है, या तो एनर्जी ऑफ फोटोन पे डिपेंड कर रहा है, या तो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये जो है सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। वर्क फंक्शन जो है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। अलग अलग मटेरियल के लिए ये अलग अलग होता है। जैसे हम लोग देखे थे कि कुछ सीजियम लिए थे, पोटासियम लिए थे और कॉपर लिए थे, तो अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग था। लेकिन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो है वो डिपेंड करता है ये दो ही बातों पे, या तो फ्रीक्वेंसी पे या तो वेवलेंथ पे। अगर फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को अगर चेंज कर रहे हैं तो अगर चेंज करने का मतलब है कि उसका कलर को अगर चेंज करेंगे तो अलग अलग कलर का वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होता है। उसी तरह से अगर देखेंगे तो इंटेंसिटी अगर किसी पार्टिकुलर कलर का ले लें, अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है या उस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस बात को नोट कीजिए। उसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम बोर्ड पे लिख देते हैं। तो बोर्ड पे हम क्वेश्चन लिख दिए, इसको आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कहा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए, मतलब वर्क फंक्शन जो सब्सटेंस का दिया हुआ है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि जो फाई का वैल्यू है वो hc/λ0, क्योंकि यही वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है। तो ये वर्क फंक्शन जो दिया गया है वो hc/λ0 और यही λ0 निकालना हम लोगों को। और बताए कि जब जनरली हम लोग इस टाइप का फार्मूला, ये किसका एनर्जी का फार्मूला है, और ये एनर्जी को जनरली 1240/λ0 हम लोग लिख सकते थे। लैम्डा किस में आएगा, आप ये नैनोमीटर में आएगा, इन नैनोमीटर। तो यहाँ से हम लोग जो फाई का वैल्यू दिया गया है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये भी जो है सो ये एनर्जी जो आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इधर से क्या जाएगा 14 डिवाइड बाय लैम्डा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लैम्डा को इस तरफ ले आते हैं। तो देखने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा जो आएगा लैम्डा नैनोमीटर में आएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 4 3 जा 12 और 4 1 जा 1 और 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के नैनोमीटर आ जाएगा। तो इसे नोट कीजिए।